हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो है एक राष्ट्र एक चुनाव, है ना। एक राष्ट्र एक चुनाव हाल ही में क्या हुआ है कि जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, जिसने एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में अपनी अनुशंसाएं दी है और उसको कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। तो हम जानेंगे पूरा ये मुद्दा क्या होता है, और इसके साथ ही आगे क्या संभावना है एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर, उसके बारे में भी जानेंगे। तो एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार भारत में इस सिद्धांत पर आधारित है कि पूरे देश में एक ही समय पर सभी स्तरों के चुनाव कराए जाए, है ना। सभी स्तर से तात्पर्य यहाँ पे है कि लोकसभा, राज्यसभा और जो स्थानीय इकाइयां होती है, जैसे जिसके अंतर्गत नगर निगम आता है, पंचायतें आती है, तो इन सबका चुनाव एक साथ कराया जाए। हालांकि इसमें एक ये प्रावधान जोड़ा गया है कि जो लोकसभा, राज्यसभा के पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पहले एक साथ कराया जाए, और उसके 100 दिन के अंदर स्थानीय जो सरकारें होती है, जिसके अंतर्गत नगर निगम और पंचायत आती है, उनके चुनाव कराए जाए, है ना। तो ये इसका अर्थ है कि एक साथ चुनाव। इस प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु क्या है? इससे क्या होगा? चुनाव की बारंबारता कम होगी, है ना। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव कराए जाते तो भारत में लगभग हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते, तो इससे क्या होगा कि जो चुनाव लगातार फ्रिक्वेंटली होते हैं वो कम होंगे और देश की विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा। विकास प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जा सकेगा? क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं, मान लो अभी कहाँ पे हरियाणा में चुनाव हो रहा है, तो हरियाणा में आदर्श आचार संहिता लगी, इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो सरकार नहीं कर सकती है ना। अब आगे आने वालों में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले, तो वहां भी आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। दिल्ली में चुनाव होने वाले, तो वहां पे आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। तो अगर इस पॉइंट को देखें तो इससे क्या होगा? चुनाव की बारंबारता कम होगी, और जो सरकार को योजनाएं बनानी रहती है उनको आसानी से वो इम्प्लीमेंट कर सकेगी। मौजूदा प्रणाली में कुछ महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। इससे न केवल राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, बल्कि सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में भी असर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो सरकारी खर्च में कमी। हर चुनाव पर भारी मात्रा में खर्च होता है। यदि सभी चुनाव एक साथ होंगे तो चुनाव कराने की लागत में भारी कमी आएगी। चुनाव लागत में कमी कैसे आएगी? मान लो कि एक महीने पे अभी चुनाव है, फिर एक महीने बाद वापिस चुनाव होते हैं, तो मशीनरी कितनी, जैसे अर्धसैनिक बल हो गए, और जो कर्मचारी वगैरह हो गए, बसेस का अधिग्रहण किया जाता है, तो पूरी एक मशीनरी लगती है चुनाव कराने में, और वो हर महीने में लगती है। मान लो कि लोकसभा और राज्यसभा, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मध्य प्रदेश में अभी ये कुछ पहले क्या हुआ था, पहले राज्यसभा के चुनाव हुए मध्य प्रदेश के, उसके 6 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव हुए। तो 6 महीने के अंतर्गत जो स्टाफ था चुनाव कराने वाला, सेम टू सेम स्टाफ वापस बनाए गए, और उसमें काफी खर्चा आया। अगर एक साथ चुनाव होते तो एक ही बार उनको भेजना पड़ता, उससे खर्च में कमी आती। सरकारी कार्यों पर प्रभाव अगर देखें तो चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू हो जाती है, जो मैंने बताया था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिससे सरकारी योजना और परियोजना पर रोक लग जाती है। एक राष्ट्र एक चुनाव से बार बार आचार संहिता लागू नहीं होगी, जिससे सरकारी कामकाज सुचारू रूप से चल सकेगा। तो इसका एक फायदा ये है ना। इससे क्या होगा कि जो सरकारी योजनाओं को लागू करने में ऐसा नहीं होगा। कभी क्या हो जाता है कि जैसे सरकार अपनी योजनाएं लागू नहीं करती है, जो चुनाव आयोग होता है वो कहता है कि आप ऐसी योजनाएं लागू नहीं कर सकते जिससे जनता अब मत देने को प्रभावित हो, है ना। जनता की भागीदारी होगी इससे। इस योजना के तहत मतदाताओं को एक ही समय पर सभी स्तरों के चुनाव में वोट देने का मौका मिलेगा, जिससे लोगों की भागीदारी में सुधार होगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये देखते हैं कि अगर मेरे को 6 महीने के बाद फिर वोट डालना पड़े, तो मेरा मन ऐसा होगा कि यार अभी तो वोट डाल के आए थे। हर महीने अगर मुझे वोट डालना पड़े तो शायद मेरा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को ऐसा कहे कि आपको सभी वोट एक साथ डालने हैं, तो इससे मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। चलो चलो, बार बार जाने की टेंशन कम हो जाती है। जैसे मैं बाहर रहता हूँ और मेरा जो वोटिंग का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में, तो मेरे को मध्य प्रदेश जाना पड़ता है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ यार अभी तो 6 महीने बाद लोकसभा होगा, फिर राज्यसभा हो, ये मैं विधानसभा होगा, तो ये चलता रहता है, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट कम हो जाता है। परंतु अगर सभी चुनाव एक साथ होंगे तो मेरा शायद ऐसा हो गया, चलो वोट दे आते हैं, जनप्रतिनिधि है तो हम जनप्रतिनिधि को सिलेक्ट करने में हम अपनी भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। संवैधानिक चुनौतियां,
अगर इसके मतलब ये तो होगा इसके पक्ष में तर्क अगर हम देखें, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चैलेंज हो रहा है, और एक जो एक साथ जो चुनाव होने ये सरकार सोच रही है, इसमें काफी अड़चने आ सकती है। और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये कर पाना असंभव की तरह है, क्योंकि हर ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ मतलब हर साल हर महीने हर ये आप ये समझ सकते हैं कि हर 6 महीने में कहीं न कहीं चुनाव होते हैं, है ना? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना? तो 28 राज्यों में एक साथ चुनाव कराना इट इज़ टू डिफिकल्ट, है ना? बहुत डिफिकल्ट है, पर फिर भी देखते हैं सरकार इसमें अपना क्या रुख अपनाती है। तो भारत एक संघीय ढांचा और राज्यों के अधिकार बहुत मजबूत है। एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, जो एक जटिल प्रक्रिया है। संविधान के कौन-कौन से प्रावधानों में चेंज करना पड़ेगा? अगर आप देखें तो सबसे पहले ये होगा कि जो लोकसभा के कार्यकाल को लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 साल का, इसको कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। शायद ये आर्टिकल 83 है, मैं लिख देता हूँ आर्टिकल 83 है। 83 में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है? और इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्यों के कार्यकाल भी कम करने पड़ेंगे, है ना? तो इसी के संबंध में जो आर्टिकल होगा, इसमें आप 90 जोड़ते हैं, 90 या 89, है ना? तो राज्य का आर्टिकल बन जाता है, 89 जोड़ेंगे तो 2, है ना? 89 जोड़ेंगे तो 172 के लगभग वो आर्टिकल बनेगा। तो ये आर्टिकल 2 आर्टिकल में चेंज करने पड़ेंगे। और जो आपातकालीन उपबंध है, जैसे आर्टिकल 356 जो राष्ट्रपति शासन लगाता है राज्यों में, उसमें भी संशोधन करने पड़ेंगे। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो संविधान में व्यापक स्तर पर परिवर्तन करने पड़ेंगे। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये है कि फेडरल स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ हो सकता है। ये इसके लिए एक मतलब काफ़ी विचार विमर्श करने की आवश्यकता। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय विविधता को, भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण है, जहाँ विविधतापूर्ण देश है, जहाँ हर राज्य को अपनी अलग अलग समस्या और राजनीतिक परिदृश्य होते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव इन मुद्दों को ठीक से ध्यान में नहीं रख सकेगा। क्षेत्रीय विविधता को कैसे नहीं बनाए रख सकता? जैसे मान लो कि तेलंगाना में चुनाव हो रहा है, तो वो तेलंगाना के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, ना कि राष्ट्रीय स्तर पर, है ना? राष्ट्रीय मुद्दे भी रहते हैं, परंतु जो क्षेत्रीय स्तर की पार्टी है वो अपने क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ती है। तो इससे ये खतरा मंडरा है कि क्षेत्रीय विविधता को कैसे मेंटेन रखा जाएगा। राजनीतिक दलों का विरोध हो रहा है। कुछ क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों का तर्क है कि ये प्रणाली छोटे और क्षेत्रीय मुद्दों को कमजोर कर सकती है। साथ ही ये भी चिंता है कि एक ही चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे राज्य और स्थानीय मुद्दे पर हावी हो जाएंगे, है ना? अगर जो राष्ट्रीय मुद्दे हो, स्थानीय और राज्य के जो मुद्दे हैं वो मतलब उन पर हावी हो जाएंगे। तो ये तर्क भी दिया जा रहा है। अब निष्कर्ष के रूप में हम क्या एक व्यापक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अभी व्यापक चर्चा और बहस हो रही है। इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं, और इसे अगर लागू करने के लिए कई संवैधानिक, राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना होगा। फिर सबसे पहले देखो संवैधानिक मैंने कौन-कौन से बनाए, भारतीय संविधान में व्यापक स्तर पर परिवर्तन होंगे, है ना? फेडरल स्ट्रक्चर को खतरा हो सकता है ना? और जो यूनिटरी प्रावधान है उनको चेंज करना पड़ेगा, और केंद्र राज्य संबंधों को कैसे डिफाइन किया जाएगा, है ना? ये और अगर कहीं पे कोई विधानसभा विघटित होती है, या लोकसभा समय से पहले विघटित होती है, या विश्वास मत से कोई सरकार गिर जाती है, तो इस तरह के मुद्दों को कैसे समाधान होगा? 28 राज्यों को संभालना इट इज नॉट एन इजी टास्क। तो ये संवैधानिक मुद्दा हो गया। और भारत के जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1950 और 1951, इनमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये तो संवैधानिक मुद्दा हो गया। राजनीतिक मुद्दा क्या हो गया? राजनीतिक मुद्दा ये हो गया कि वर्तमान में आप देखिए कि अभी कुछ दिनों बाद दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले हैं। अभी हरियाणा के चुनाव चल रहे हैं, और हरियाणा और अभी झारखंड के भी चुनाव इन 6-7 राज्यों के चुनाव तो अपन एक साथ करा नहीं पा रहे हैं। इसमें आपको इतनी टेंशन हो रही है। अभी जैसे जम्मू कश्मीर में 5-6 फेसों में चुनाव हो रहे हैं, है ना? तो फेस वाइज भी एक दिक्कत है कि आप इतने सारे फेस में करा रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव मतलब एक ही दिन सब वोट डाले, है ना? या फिर फेसेस में भी रखेंगे, लेकिन अभी जो विधानसभाएं हैं उनको ही अपन साथ में नहीं कर पा रहे। मान लो कि जैसे 6 महीने के अंदर 3-4 विधानसभा है, 3-4 विधानसभा, इनको एक साथ करा, छोटे स्तर से हम बड़े स्तर पर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। छोटे छोटे चुनाव को हम एक साथ कर दे कि हर 6 महीने में चुनाव, एक साथ चुनाव नहीं करा के हम पहले ये सोच सकते हैं कि हर 6 महीने में जितने भी चुनाव होने वाले हैं उनको एक साथ करा दे। फिर साल में जितने हो रहे हैं उनको एक साथ करा दे, फिर 2 साल, फिर 3 साल, ऐसे 5 साल का हम खाका तैयार करेंगे तो इसमें ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है।
अब देखते हैं सरकार इसमें क्या योजनाएं बनाती है, वो तो अब जो सरकार निर्णय करेगी उसको हम देखेंगे, उसके हिसाब से अपने तर्क वितर्क रखेंगे। प्रशासनिक चुनौतियों का अगर सामना कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि भारी मशीनरी का यूज करना और इसके जो तकनीकी पहलुओं को देखना पड़ेगा। जैसे आप एक साथ चुनाव कराओगे तो कितनी ईवीएम मशीनें लगेंगी। चुनाव अगर टुकड़ों में होता है तो ईवीएम मशीन को शिफ्ट किया जाता है कि ये यहाँ पे यूज हो चुकी है, अब इसको दूसरे स्टेट में यूज कर लो, इस तरह से ईवीएम शिफ्ट होती रहती है। लेकिन एक उत्पादन प्रक्रिया में जुड़ना पड़ेगा, एक साथ इतनी सारी जो डिवाइसेस है उनको बनाना भी एक तरह से तकनीकी चुनौती हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रशासनिक चुनौती है। और भी बहुत सारे व्यापक स्तर पर अगर हम देखें तो बहुत सारे राजनीतिक दल इसके विरोध में हैं, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तानाशाही शासन स्थापित करना चाह रहे हैं सरकार। परंतु अगर सरकार के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लाल किले की प्राचीर से कहा है कि जो देश की विकास प्रक्रिया में बाधा बन रही है वो बार बार चुनाव होना उनको बताया है। तो उनका ऐसा मानना है कि अगर सब एक साथ चुनाव कराया जाएगा तो उसको जो चैलेंजेस है वो कम किए जा सकते हैं। परंतु एक तर्क और मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी महिला आरक्षण का जो विधेयक पारित किया था उन्होंने, वो अभी लागू नहीं हो रहा है, वो 4-5 साल, पता नहीं कब, 10-12 साल के बाद लागू होगा। तो अगर आप इतना लंबा पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से पर्सनली में ये चीज़ें सही नहीं है। आप अगर जैसे 1 साल 2 साल के अंतर्गत ये चीज़ें लागू करते हैं तो ये एक सराहनीय कदम होना चाहिए, क्योंकि हमको तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिसे सतत विकास भी हम कहते हैं। अब सरकार का मानना है कि 2029 में हम ये चीज़ें लागू करेंगे, तो 2029 अभी 2024 चल रहा है, मतलब 5 साल का अगर अंतराल के पहले आप वर्तमान में ऐसी चीजें कर रहे हैं तो ये चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। आपको स्टार्टिंग से ही करना है, जैसे अभी 6 महीने के बाद जो भी चुनाव होने वाले उनको एक साथ करा कर देखिए उनका क्या निष्कर्ष निकल रहा है, कहाँ कहाँ चैलेंजेस हो रहा है। आप डायरेक्ट डायनेमिक चेंज कर रहे हैं, ये थोड़ा एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है सरकार के लिए। लेकिन सरकार जो कर रही है उसका हमें समर्थन करना चाहिए, जो भी चीजें हैं, क्योंकि जो लोकतंत्र है उसकी वास्तविक शक्ति सरकार में निहित है ना। तो सरकार, जनता ने लोगों को, मतलब जनता ने जनादेश दिया है सरकार को, तो निश्चित रूप से हम उनकी आशाओं, मतलब जो वो कर रहे हैं उसके अनुरूप हमको चलना चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करें, आगे वाले वीडियो में हम नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।